बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं और कौन कौन सी इसकी जनरल एंट्रीज़ हैं और किन किन तरीक़ों से इसको किया जाता है। तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन हमें कहती है अ सिस्टमेटिक कैलकुलेशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल गया कि ये एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन है ओवर द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ को यहाँ पे आप इकोनॉमिकल लाइफ भी कह सकते हैं। इकोनॉमिकल लाइफ क्या होती है, अभी हम ये सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। तो किसी भी एसेट की लाइफ के ऊपर जो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ होती है या यूज़फुल लाइफ होती है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना एक सिस्टमेटिक सिस्टम से कि इस साल इस एसेट की कितनी वैल्यू कम हो गई है, कितनी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बेसिकली डेप्रिसिएशन एक वैल्यू को कैलकुलेट करता है जो एक साल में या 6 माह में या किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस एसेट की वैल्यू जितनी कम हो जाती है उसको कैलकुलेट करके बताता है कि इस साल में इस एसेट की इतनी वैल्यू कम हो गई है। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसके बरक्स ऐसा भी होता है कि कुछ एसेट्स की जो वैल्यू है एप्रिसिएट हो जाती है। कुछ मामलात, कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं किसी एसेट के ऊपर कि उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होने के बजाय एप्रिसिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो डेप्रिसिएशन है। हमने वैल्यू, किसी एसेट की वैल्यू को कम होने को कैलकुलेट करना सीखना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन थी। इकोनॉमिकल लाइफ क्या होती है? Economical life is the expected period of time during which an asset remains useful to an average owner. When an asset is no longer useful to its owner, then it is said to be past its economical life. Definition कहती है कि एक ऐसा एक्सपेक्टेड पीरियड है जिसके दौरान वो एसेट, वो प्लांट, वो मशीनरी अपने बिजनेस के ओनर के लिए काबिल इस्तेमाल रहेगी और बिजनेस में उसको फ़ायदा देती रहेगी। जिस दिन उस एसेट का बिजनेस के लिए फ़ायदा देना बंद हो गया, देन इट इज़ सेड टू बी पास्ट इट्स इकोनॉमिकल लाइफ। तो हम ये कहेंगे कि इसकी इकोनॉमिकल लाइफ गुजर गई। तो जैसे डेफिनेशन में हमने कहा था, सिस्टमेटिक कैलकुलेशन ओवर द यूजफुल लाइफ, यानी इकोनॉमिकल लाइफ। किसी भी एसेट की इकोनॉमिकल लाइफ बताता है कि इस साल इसकी इतनी इकोनॉमिकल लाइफ कम हो गई है। उस इकोनॉमिकल लाइफ को कैलकुलेट करना सिखाता है, कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई है। तो इस चैप्टर के अंदर, डेप्रिसिएशन के अंदर, हमने कम होने को सीखना है। तो इकोनॉमिकल लाइफ को मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँगा, आप बच्चे, आप स्टूडेंट, आप जब तक पढ़ रहे हो और पढ़ के फिर इस्टेब्लिश होते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप अपने घर वालों को कुछ ना कुछ अर्न करके ला के देते हो, अपने घर के मामलात को, सिस्टम को चलाते हो, अपने पेरेंट्स का सहारा बनते हो। तो आपकी लाइफ आपके पेरेंट्स के लिए इकोनॉमिकल लाइफ है। इसी के बरक्स अगर आप लोग आवारा हो, गलत सोसाइटी में बैठ के ख़राब हो गए हो, बजाय कि अपने एक जिम्मेदारी वाली एज, जिम्मेदाराना एज में पहुँच के भी आप अपने घर वालों को अर्न करके नहीं देते, तो इसका मतलब है आप अपने घर वालों से पैसे लेते हो। अब आपके घर वालों के लिए आप बर्डन हो गए हो, बोझ हो गए हो। अब आपकी लाइफ आपके घर वालों के लिए इकोनॉमिकल लाइफ नहीं है। इसके बरक्स जब आप कमा के लाते हैं, अपने घर के सिस्टम को चलाते हैं, अपनी बीवी बच्चों के मामला को चलाते हैं, पेरेंट्स के मामला को चलाते हैं, घर के मामला को चलाते हो, तो आपकी लाइफ इकोनॉमिकल लाइफ है। तो इकोनॉमिकल लाइफ किसी एसेट की भी ऐसी ही है कि जब तक वो एसेट बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ है। उसकी इकोनॉमिकल लाइफ कितनी रह जाएगी, इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं और इसी के ऊपर को डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है जी इस चैप्टर की डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ये किसी भी एसेट की कॉस्ट होती है, और अदर अमाउंट्स, और कुछ दूसरी अमाउंट्स लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू,
यानी एक एसेट जो हम परचेज करते हैं, उसको परचेज किया और फिर लेके आए, उसके ऊपर अदर कॉस्ट भी आई, लोडिंग एंड लोडिंग, इंस्टॉलेशन, कैरेज, फलाना फलाना, ये सभी कॉस्ट उसके ऊपर आई। सभी कॉस्ट मिलके ही किसी एसेट की टोटल कॉस्ट बनती है, या आगे जाके हम पढ़ेंगे कि टोटल कॉस्ट कैसे बनती है। उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस करवा देते हैं। उसकी टोटल कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू एट द एंड, जो किसी भी एसेट की स्क्रैप वैल्यू रह जाती है, उसमें से उसको माइनस करवा दें तो वो अमाउंट हमारे पास बचती है, वो डेप्रिसिएबल अमाउंट। और इसी डेप्रिसिएबल अमाउंट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएबल अमाउंट। रेजिडुअल वैल्यू को उसकी टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी उसको, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, और साथ ही बताया है कि 10,000 रुपये उसकी सैल्वेज वैल्यू है। तो 1,00,000 में से 10,000 को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो 90,000 बच जाएगा वो क्या होगी, इसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट। और उसी डेप्रिसिएबल अमाउंट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू, इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजुअल इकोनॉमिकल लाइफ। तब एक एसेट की इकोनॉमिकल लाइफ, वो वाली लाइफ जो बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा रहा था, वो लाइफ ख़त्म हो गई। अब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अब वो माल, अगर गाड़ी है तो वो जो लोडर है, जो ट्रक है, वो माल को एक दूसरे से दूसरी जगह लेके नहीं जा रहा, बेकार हो चुका है। इतना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी फ्यूल की आ रही है बिजनेस के लिए, वो एक इकोनॉमिकल नहीं रहा, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू है। तो सैल्वेज वैल्यू इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू, इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म होगी, अब वो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे भी तो आपको उसको वो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, तो जो आपके एक्सपेंसेस को भी हिला के रख देगी। तो इसलिए अब ये इसकी लाइफ ख़त्म होगी, इकोनॉमिकल लाइफ। अब वो एसेट बिजनेस के लिए क्या है, इकोनॉमिकल नहीं रहा। तो जो एंड पे उसकी वैल्यू बचती है उसको स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। इसी को हम माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फेयर वैल्यू के बारे में। किताब प्राइस विच सेटिस्फाइड द बायर एंड सेलर इक्वली। एक आपने जब कोई चीज़ सेल करनी है मार्केट के अंदर वो चीज़ सेल करने के लिए जाते हैं, आप भी उस सेल की जाने वाली प्राइस से सेटिस्फाइड हैं और आपका बायर भी उस सेल की जाने वाली प्राइस से सेटिस्फाइड है। द पार्टीज एंटर द ट्रांजेक्शन विलिंगली एंड विद फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। चीज़ों के बारे में उसको पूरा नॉलेज है, पूरे मामलात का पता है, क्या वियर एंड टियर है इस प्रोडक्ट के अंदर। उसके बावजूद आप और आपका बायर जब दोनों एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़क़ा राय रखते हैं, विलिंगली हैं, किसी ज़बरदस्ती, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं आप कर रहे कि ये मुझसे परचेज़ करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं सू कर दूंगा, केस कर दूंगा, तुम्हें मैं जुर्माना डाल दूंगा, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुमने मेरे से ये चीज़ परचेज़ ना की। तो ऐसे थ्रेट्स के बगैर एक चीज़ के ऊपर जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं खुशी से, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू। ठीक है जी, ये सेलर है, ये बायर है, इसने इसको चीज़ कोई सेल करनी है, ये हैप्पी है, हैप्पी मूड में है, ये भी हैप्पी मूड में है, आई एम हैप्पी विद द प्राइस, ये भी कह रहा है आई एम हैप्पी विद द प्राइस, आई एम हैप्पी विद द प्राइस। तो दोनों विलिंगली चीज़ों को सेलर बाय कर रहे हैं आपस में, तो वो जो वैल्यू जिसके ऊपर वो सेलर बाय करे उसको कहते हैं फेयर वैल्यू, जिसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसको भी पढ़ लें, देख लें, थोड़ा सा मैंने और भी लिखा है साथ। द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज और अ लायबिलिटी सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इज एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। कहते हैं जब दो पार्टियां कोई सर्विस, कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज यानी दोनों पार्टीज उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी रखते हैं और विलिंग भी हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं इनके साथ की जा रही, तो उसको क्या कहते हैं, जिस अमाउंट के ऊपर वो चीज़ को सेल करें उसको कहते हैं फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस कुड बी सोल्ड इन अ कम्पिटिटिव ओपन मार्केट।
मार्केट वैल्यू इज़ द प्राइस, ये वाली कीमत है एट विच अ प्रोडक्ट, जिसके ऊपर एक प्रोडक्ट जो है, कोई चीज़ है, ये सर्विस है, कुड बी सोल्ड इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ पे कंपटीशन चलता है, वहाँ पे आप एक मार्केट के अंदर अपनी चीज़ को सेल कर सकते हैं, या ओपन मार्केट के अंदर उस चीज़ को सेल कर सकते हैं जितने की वो मार्केट वैल्यू होती है। टोटल कॉस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था टोटल कॉस्ट के बारे में, तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या आती है? जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं, अपने बिजनेस के लिए जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, उसको परचेज़ करके लाने तक उसके ऊपर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब लोडिंग, अनलोडिंग, कैरेज, फेयर, इंस्टॉलेशन, जितने भी एक्सपेंसेस आए उस एसेट को इस्तेमाल में लाने से पहले अपने बिजनेस में इस्तेमाल में लाने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस आए उसको क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। जैसे कि एक एसेट हमने परचेज वैल्यू, एक एसेट लाहौर से ख़रीदा 80,000 रुपये का, उसके ऊपर किराया लगाया, 5,000 लाने का किराया लगा, उसको लोडिंग और अनलोडिंग करवाने का, उस वहाँ से उठवा के रखा किसी क्रेन के ज़रिए, यहाँ पे उठा के फिर मजदूर चाहिए तो उसको 5,000 रुपये दिया, फिर उस मशीन को रिपेयर वगैरह किया, थोड़ी सी रिपेयरिंग चार्जेस रास्ते में, उसके कोई डैमेजेस आ गए, उसको रिपेयर किया, उसके एक्सपेंसेस आए, फिर उसको इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर की ज़रूरत थी, उसको 5,000 रुपये पे किया, तो 5 और 5 10 15 और 20 80,000 उसकी हमने 80,000 का वो एसेट परचेज़ किया था, तो टोटल मिला के 1,00,000 रुपये का एसेट, सब एसेट्स को, सब वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया, तो अब उस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 रुपये, और इस 1,00,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। हम 80,000 के ऊपर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर करेंगे? हम करेंगे जनाब 1,00,000 के ऊपर। ऐसे ही है ना, मतलब एक चीज़ आप किसी दूसरे शहर से ख़रीदते हो, आपने एक चीज़ खरीदी 80,000 रुपये की और उसको लेके आए अपने बिजनेस में, उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस आ गए 20,000 रुपये, तो क्या वो आप चीज़ 80,000 में बेच दोगे? नहीं, आप उसके अंदर उसकी कॉस्ट जितनी भी उसके ऊपर अदर एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर उसको शामिल करोगे, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखोगे, देन ही इसको सेल करोगे। तो टोटल कॉस्ट भी इसी तरीके से बनती है, डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज की जाती है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में मेथड्स कौन कौन से हैं जो ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, ज़्यादातर पढ़े जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला मेथड है उसका ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट को स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। सेकंड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। थर्ड मेथड है इसका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। फोर्थ मेथड है इसका डबल डिक्लाइनिंग मेथड एंड लास्ट वन अंडर डिक्लाइनिंग मेथड। अब इन फार्मूलेस के लिए आप मेथड्स के लिए फार्मूले कौन से यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला फार्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। टोटल कॉस्ट वही कॉस्ट जो एक एसेट को ख़रीद के लेके आए तो उसके ऊपर जितनी टोटल कॉस्ट आई थी, परचेज वैल्यू, कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, स्क्रैप वैल्यू एट दी एंड एक एसेट को इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी इकोनॉमिकल लाइफ ख़त्म हो जाती है तो जो उसकी वैल्यू बचती है उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं एसेट की यूजफुल लाइफ के ऊपर। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं और ये सिर्फ यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के लिए। ये फार्मूला जस्ट स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के लिए आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा फार्मूला होगा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। आपको क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि आपने हर साल इतनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला जो मेथड है, ये जो फार्मूला है, ये किस मेथड में यूज़ होगा? ये स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में भी यूज़ होगा, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी यूज़ होगा, ये अंडर एंड डबल डिक्लाइनिंग मेथड में भी यूज़ होगा। कैसे कैसे ये मेथड्स करने हैं, कैसे कैसे इस क्वेश्चन करें, हम वन बाय वन सब एग्जाम्पल्स करेंगे, सभी क्वेश्चंस करेंगे, सारे आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे, सारे फार्मूलों को कैलकुलेट करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। और थर्ड वन है जो डेप्रिसिएशन का है, कैलकुलेट करने का तरीका, कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन एसेट्स लाइफ, यानी एसेट की कितनी लाइफ रहेगी या कितने साल रहेगी उसको हम डिवाइड करेंगे उसके सम ऑफ ईयर्स इन एसेट्स लाइफ, उसके सभी सालों के ऊपर।
इसी चीज़ का दूसरा फार्मूला है S इज इक्वल टू n +1 ब्रैकेट्स में डिवाइड बाई 2। एस का मतलब है सम ऑफ ईयर्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ, यानी एसेट्स की लाइफ में जितने साल उसकी लाइफ है। ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला कहाँ यूज़ होगा? ये वाला फार्मूला थर्ड वाला आप यूज़ करेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के अंदर, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ एंट्रीज भी आप इस्तेमाल करेंगे। जनरल एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री है टू परचेज ऑफ एसेट। जो पहले से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको यकीनन एंट्रीज आती होंगी। जिनको नहीं भी आती तो वो ये एंट्रियाँ उनके लिए हेल्पफुल होंगी। जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं आप एसेट्स काउंट टू कैश काउंट। दूसरी एंट्री इसके अंदर यूज होगी टू पेड एक्सपेंस फॉर एसेट्स, टू पेड एक्सपेंसेस फॉर एसेट्स। आपने एसेट को खरीदने के लिए या उसके मामला को बेहतर करने के लिए या डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं या उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई या इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए या लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस पे किए, तो उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस टू कैश। फिर है जी टू चार्ज डेप्रिसिएशन। जब आपका एसेट काम करना शुरू हो गया आपके बिजनेस के लिए, तो अब जैसे जैसे वो स्पेंड होगा उसके ऊपर टाइम, तो उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा। वो चाहे वो टोटल कॉस्ट के फार्मूले से करें, स्ट्रेट लाइन मेथड, या वो परसेंटेज वाले मामला से करें, या सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड से करें, जो भी करेंगे तो उसकी एंट्री यही होगी डेप्रिसिएशन काउंट टू एसेट काउंट, टू चार्ज डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप जानते हैं डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर या ऑल लॉसेज आर डेबिट, तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करेंगे और एसेट की उतनी वैल्यू खत्म हो जाएगी आपके बिजनेस में, या बिजनेस में से उतना हिस्सा चला गया तो वो क्रेडिट हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। जितनी भी हर साल की डेप्रिसिएशन होगी है आप हर साल उसको इकट्ठा करते जाएंगे। यहाँ से डेप्रिसिएशन को शिफ्ट करेंगे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट होती जाएगी और डेप्रिसिएशन काउंट क्रेडिट होता जाएगा। तो ये आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू सेल ऑफ एसेट्स एट प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर समटाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने एसेट को इस्तेमाल करते हुए सेल भी कर देती है। तो अगर तो एसेट जो है वो आपका कहते हैं प्रॉफिट में सेल हुआ, तो आप एंट्री करेंगे कैश काउंट टू एसेट काउंट टू पीएल काउंट, क्योंकि पीएल अब आपकी इनकम है तो इनकम क्रेडिट होती हैं। अगर आपका एसेट लॉस पे सेल हुआ तो कैश काउंट पीएल काउंट टू एसेट्स काउंट, अब पीएल अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्योंकि अब आपको लॉस हो रहा है। तो लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। हो सकता है कि आपने कंपनी ने उस एसेट की इंश्योरेंस करवाई हो, और अगर वो इंश्योरेंस आपका एसेट जो है वो डैमेज हो गया है, आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर इंश्योरेंस क्लेम हो रही है तो इसी तरीके से आप इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे टू एसेट टू पीएल अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो पीएल अकाउंट क्रेडिट, अगर आपको लॉस हुआ है तो पीएल अकाउंट क्रेडिट। सेम इसी तरीके से जैसे कैश वाली एंट्रीज है, इंश्योरेंस की भी ऐसी एंट्री होगी। कैश की जगह आप इंश्योरेंस का वर्ड यूज़ कर लेंगे। तो जब आप एक एसेट सेल करते हैं, तो जब आप उस एसेट को सेल करते हैं तो उस एसेट के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है या उस एसेट के ऊपर आपको लॉस हुआ है, ये जानने के लिए आप क्या करते हैं? आप कैरिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैरिंग वैल्यू, वो कैसे निकलेगी कैरिंग वैल्यू? जिस साल आपने एसेट को सेल किया उस साल उसी एसेट की ओपनिंग वैल्यू आप लेंगे। सपोज उस साल उस एसेट की ओपनिंग वैल्यू है 60,000। उसी साल उस एसेट की अगर 2 या 3 माह की डेप्रिसिएशन लगी है तो वो डेप्रिसिएशन उठाएंगे। सपोज 6 माह की डेप्रिसिएशन लगी है, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगी है, वो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन की 5,000 रुपया लगी है, उसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे ओपनिंग वैल्यू में से। उसी साल की जिस साल सेल कर रहे हैं, सेल ईयर में है, उसी साल उसी एसेट सेल ईयर के साल में आप उस एसेट की ओपनिंग वैल्यू को उठाएंगे और 6 माह की डेप्रिसिएशन अगर लगी है तो उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो 55,000 वो कैरिंग वैल्यू होगी। इसको कहते हैं कैरिंग वैल्यू। और आप जिस एसेट को सेल कर रहे होते हैं उसको कंपेयर करते हैं कैरिंग वैल्यू से। सपोज अब आप एसेट सेल कर रहे हैं, आपका जो एसेट है आफ्टर एक्सीडेंट या किसी वजह से आपका एसेट काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, आप उसको सेल करें, वो 50,000 में सेल हो रहा है, जबकि कैरिंग वैल्यू कहती है कि आपका एसेट 55,000 में सेल होना चाहिए था, लेकिन कितने में सेल हो रहा है? 50,000 में। तो 5,000 आपको के लिए क्या है? ये आपके लिए लॉस है।
तो फिर आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे कैश काउंट, पीएल काउंट टू एसेट। एसेट था कितने का, 55,000 रुपये का। कैश कितना आया, कितने का सेल हुआ, 50,000 का। 5,000 आपको लॉस हो गया। हम अब मान लेते हैं कि अब आपका एसेट 50,000 का 60,000 रुपये का सेल हुआ। तो आपकी एसेट की वैल्यू कितनी थी, कैरिंग वैल्यू 55,000, सेल कितने का हुआ 60,000 का, आपको 5,000 रुपये यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे कैश काउंट टू एसेट काउंट टू पीएल अकाउंट। कैश कितना आया 60,000, एसेट था कितने का 55,000 रुपये का, कैरिंग वैल्यू बता रही है आपका एसेट 55,000 का सेल हो सकता था, लेकिन बिका कितने का 60,000 का, तो 5,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप एंट्रीज करते हैं, और एंट्रीज का करना और आना इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एंट्रीज आएंगी तो ही आप फिर कॉन्सेप्ट चल सकते हैं। चलिए, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डेप्रिसिएशन के लिए सीखी। इससे जो नेक्स्ट है, अब हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, 1 बाय 1 सारे मेथड्स में करेंगे। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ फिगर्स डिजिट मेथड।